रहीम वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज का ये चौथा लेक्चर है हमारे पास। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो सिंगल एंट्री के एक टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका सीखा था। वो पहली टाइप कौन सी है? एक तो वो बिलोंग करती है प्योर सिंगल एंट्री के साथ, और प्योर सिंगल एंट्री के अंदर भी जिसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को जो है कैलकुलेट करते हैं, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग को असाइनमेंट का सिलसिला भी जो मतलब जारी है कि असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करना है और हर सूरत में सॉल्व करना है, वरना सवाल कभी भी समझ नहीं आ सकता। आज जो हमने क्वेश्चन को चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 प्योर सिंगल एंट्री के अंदर या मजमूई तौर पर दूसरी टाइप के क्वेश्चंस में आता है। इसके अंदर क्या होता है, इस सवाल की पहचान क्या है कि इस सवाल के अंदर पर्टिकुलर आपको एक कैश बुक गिवन होती है, यानी कैश अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ आपको इनकम गिवन होती है। इनकम के थ्रू हम पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो इनकम क्लियर होकर आती है। यहाँ हमने प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व किया हुआ है। डिलक्स कॉरपोरेशन हमारी कंपनी है। एडजस्टमेंट उसी तरह से ही है, एडजस्टमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। तरीक़ेकार वही होगा कि एडजस्टमेंट को अपने पास कहीं नोट कर लेंगे और नोट कर लेने के बाद फिर उस एडजस्टमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो कमीशन इनकम आपको सवाल में दी हुई है 1 लाख रुपए की। इसी तरह अगर हम एडजस्टमेंट में देखें तो कमीशन रिसीवेबल आ रहा है, तो कमीशन रिसीवेबल 10,000 का। ये बात हम जानते हैं कि रिसीवेबल का मतलब कि काम कर दिया है आपने, बस पैसे रिसीव होना बाकी हैं। तो 1,10,000 रुपये हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है, अकाउंट फॉर हो चुकी है, तो 1,10,000 की टोटल इनकम हमारी बन गई। बिल्कुल इसी तरह इसमें एक टाइप की इनकम और मौजूद है, रेंट इनकम। रेंट इनकम हमारे पास 30,000 की थी, अनअर्न्ड रेंट था हमारे पास 4,000 का। अब अनअर्न्ड रेंट हम जानते हैं हमारी लायबिलिटी होती है, यानी हमने एडवांस लिया हुआ है लेकिन अभी एडवांस लेने के बाद उसका टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ तो लाजमन वो हमारे पास पैसा तो है लेकिन इनकम नहीं बनी, तो उस इनकम को हम अपनी जो एक्चुअली अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे। ये 2 टाइप की इनकम है, तो इनका टोटल 1,36,000 आपके पास आ गया। ये कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे सवाल के अंदर और जो एडजस्टमेंट में थे हमने उनको भी माइनस कर दिया। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है 50,000 सवाल में थी, 10,000 की अक्रूड थी, तो टोटल 60,000 बन गई। इसी तरह रेंट एक्सपेंस है हमारे पास, टोटल एडजस्ट होकर 10,000 आया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया और इंश्योरेंस एक्सपेंस आया। हम इनको टोटल कर लेंगे 73,500, इनको आपस में माइनस करा तो हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट होकर आ गई। इस सवाल के अंदर नेट इनकम की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास अब आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें बहुत इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो अपनी रिक्वायरमेंट पर चलती रहें। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपने पहले एक इनकम कैलकुलेट कर ली उसके बाद फिर दूसरी इनकम को आप आगे पीछे कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सवाल समझ नहीं आ सकता। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर आ जाए, बिल्कुल वही बैलेंस शीट है। जो करंट एसेट्स है आपके पास, लाजमन करंट एसेट कौन से होते हैं? जैसे कैश है, तमाम के तमाम प्रीपेड्स हैं, तमाम के तमाम रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, ये तमाम करंट एसेट्स हैं। तो जो करंट एसेट्स मौजूद थे वो आपने टोटल कर लिए 2,09,000 के, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है, कमीशन रिसीवेबल है। नॉन करंट एसेट में फर्नीचर मौजूद है, उसका डेप्रिसिएशन मौजूद है। इक्विपमेंट मौजूद है, उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं। बहुत एक टेक्निकल सी बात है, इस बात को ध्यान में रखें। मैं बता दूं कि अगर एक एसेट का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब वो एसेट एक टेन्योर में इस्तेमाल हुआ है, तभी उसकी डेप्रिसिएशन या कैलकुलेट हुई भी है। और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब यकीनन ये है कि ये इक्विपमेंट आपने नया खरीदा हुआ है जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इस्तेमाल होता तो डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ कैलकुलेट होता, तभी इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह आपने देखा कि हमारे टोटल नॉन करंट एसेट और करंट एसेट यहाँ पर आ गए। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ मौजूद थी, उनका हमने टोटल ले लिया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आमतौर पर सवाल में मौजूद नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ना हो। जैसे सवाल के अंदर बैंक लोन दिया हुआ है तो बैंक लोन को आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे।
इसी तरह इक्विटीज़ का सेक्शन आ गया जिसमें कैपिटल मौजूद है, नेट प्रॉफिट भी मौजूद है और ड्राइंग्स भी मौजूद है। ये आपको मालूम है कि हमें इसकी कैलकुलेशन का वही तरीक़ाकार है जो कि पुराना हमारे पास मौजूद है। इन सब की टोटलिंग कर लेंगे तो हमारे पास 2,66,500 आ रहा है। 2,66,500 का वो टोटल है जो कि दोनों साइड्स को इक्वल कर रहा है। इस बात को मैंने कल भी जिक्र किया था कि हम कभी भी इस बात को सोचकर मुतमईन ना हो जाए कि हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड्स बराबर आ गई तो बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया और सही हो गया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लिखने में गलती हो सकती है, मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आइटम, जो अकाउंट जिस स्टेटमेंट से बिलोंग करता है उस स्टेटमेंट में लिख दिया जाए। गलतियां हो सकती हैं तो वो गलती के इम्पैक्ट के नंबर कटेंगे, लेकिन अगर हमने ब्लेंडर मार दिया तो फिर वहां पर एग्जामिनर को पूरा इख्तियार होता है कि वो सवाल को पूरा ख़त्म कर दे या अपनी मर्जी से नंबर दे दे। तो हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर जो प्रॉब्लम 8 के हवाले से था, और एक बात आपको और बताता चलूं, प्रॉब्लम नंबर 7, 9 और 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर। प्रॉब्लम 7, 9 और 10 ये हमारा असाइनमेंट है क्योंकि ये मिलते जुलते सवाल आते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ और अगली अप्रोच के साथ हाजिर होंगे, और इस बात को ध्यान में रखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वरना ही समझ में नहीं आ पाएगा। अस्सलाम वालेकुम।